नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अखिलेश झा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इंडिया के मैप पे देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इंडिया के मैप पे रहता है। तो आज हम जो शुरू करेंगे मेनली वो ज़्यादातर होगा पड़ोसी देशों के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे और किस किस राज्यों के साथ किन देशों का जो सीमा है वो लगती है, उन पे एक चर्चा करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश ये करेंगे कि जो किन देशों के साथ हमारा ज़्यादातर बॉर्डर शेयर होता है और कितनों के साथ शेयर होता है। उसके अलावा हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो कोस्टल बाउंड्रीज है वो हमारे इंडिया में कितना बड़ा है और कितना लंबा है वो, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्ट तो कोई बाउंड्री शेयर नहीं होता है, लेकिन एक कोस्टल बाउंड्री शेयर होता है, तो उस पर भी एक चर्चा करेंगे और उस पर भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश में जो हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है वो पूरा टोटल जो बॉर्डर शेयर होता है वो है 4096.73 किलोमीटर। ये हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि किन किन राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में पहले एक चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमने बताया था इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर शेयर होता है वो है 4096.7 किलोमीटर। ये बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबा बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जो दूसरा हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं वो है चाइना। चाइना के साथ हमारा अक्सर विवाद रहता है, तो हम लोग सीमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन राज्यों के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है और कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो सब दूसरे नंबर पे आ जाता है चाइना, जिसमें वो शेयर करता है बॉर्डर, वो है 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वो है 3323 किलोमीटर का, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ये तीसरे नंबर पे आता है। तो पहला 3 आप जान गए हैं। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर जो इंडिया के साथ करता है जो कंट्री, वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। चौथे नंबर पे आ जाता है नेपाल। नेपाल के साथ आजकल के कुछ सालों में बहुत सारा डिस्प्यूट हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेपाल का बॉर्डर भी जान लेते हैं। और अगर हम बिहार में हैं तो नेपाल को जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि नेपाल के साथ बिहार का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो जो चौथे नंबर पे है वो है नेपाल, जो किलोमीटर में अगर बॉर्डर शेयर करता है तो वो है 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आ जाते हैं वो है म्यांमार। तो म्यांमार में आप देख रहे होंगे अभी मिलिट्री शासन हो गया है। जो वहां के जो लीडर थे वांग सांग सिसु, उनको हटा के उसके जगह पे जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने अभी शासन किया है, कर रहे हैं वो अभी। तो हम लोग म्यांमार का जो बॉर्डर है वो कितना शेयर करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। उसके बाद जो 6ठे नंबर पे आ जाता है वो है भूटान। भूटान के साथ जो हमारा सीमा लगता है वो है 699 किलोमीटर का, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद है सबसे छोटा जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो अफगानिस्तान के साथ है, वो है 106 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। वो आपको यहां दिख रहा होगा छोटा सा, ठीक है। अब हम लोग जानने की यह कोशिश करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं किन किन देशों के साथ सीमा लगाती है। अब हम अगर देखने की कोशिश करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता है। एक एक करके सबको जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से राज्य हैं। आप अगर यहां से देखने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले यहां आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा तो एक छोटा बॉर्डर शेयर करता है आसाम भी, और तीसरे नंबर पे आता है मेघालय। चौथे पे अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो त्रिपुरा, और 5वें पे जानने की कोशिश करेंगे तो मिजोरम। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे हम पहुंच जाएं तो दूसरे नंबर पे अगर हम आ जाएं तो वो है चाइना। चाइना के साथ हमारा बहुत डिस्प्यूट है, तो कौन कौन राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बहुत सारा डिस्प्यूट है हमारा चाइना का। और उसके अलावा जो हमारा जो कभी यह स्टेट हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, वो अब एक
यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो उसमें भी हमारा लद्दाख के साथ कुछ कुछ डिस्प्यूट है चाइना का, उस पर भी एक चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी हम पहले राज्य जान लेते हैं और उसके साथ साथ हम लोग यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम लोग जान लेते हैं कि चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पे एक आ जाता है लद्दाख, लद्दाख के साथ हमारा सीमा लगता है, और जो सीमा लगता है चाइना के साथ उसको हम बोलते हैं LAC। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां पे जो है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो सीमा है, इस सीमा का नाम कुछ और है, लेकिन ये जो लाइन एक है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों है, इस पे एक चर्चा कुछ देर बाद होगा जम्मू कश्मीर पे जब हम एक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो है लद्दाख, लद्दाख को हम लोग जान लिए। उसके अलावा एक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग जान लिए 3। उसके अलावा एक यहां पे अब आ जाइएगा तो वो है सिक्किम, और एक राज्य और है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करने का है, अगर याद करना है, भूल जाते हैं तो आप यह कर सकते हैं, सूला, सूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बांग्लादेश का भी याद करना है आपको, अगर आप भूल जा रहे हैं तो एक तरीका और है ATMM। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि बांग्लादेश है, बंगाल है, तो वो याद रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो राज्य है वो आपको याद नहीं होता है, तो वो आप कहीं ना कहीं याद कर सकते हैं। A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय, ये 4 राज्य, और इसके अलावा जो एक जोड़ दीजिएगा वो है पश्चिम बंगाल। अब हम जो तीसरे देश पे आ जाते हैं, तीसरे कंट्री पे आ जाते हैं, जो हमारा माना जाता है सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो है पाकिस्तान, जो तीसरे नंबर पे है। जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हमारे साथ सीमा साझा करता है वो है पाकिस्तान। वो कितना है, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें हम लोग जो नाम जानना है हमें, वो पहला आता है जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक क्या बन गया है, जम्मू कश्मीर जो कि अब एक क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे हम जानने की कोशिश करेंगे वो है पंजाब, तीसरे नंबर पे हम जानने की कोशिश करेंगे वो है राजस्थान, और चौथे नंबर पे अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो है गुजरात। ये 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनके साथ हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है। जिसमें सबसे लंबा किसी राज्य के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है तो वो कौन सा है, वो भी जानना है। तो वो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान हमारे देश में। उसके अलावा जो चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो चौथा जो नंबर आता है वो है नेपाल का। तो नेपाल में हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि किन किन राज्यों के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अगर हम यहां देख लें, यहां सबसे पहला हम देख लें तो वो कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे एक हम आ जाएं तो वो है उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाएं तो हमारा प्यारा बिहार, और चौथे नंबर पे अगर हम आ जाएं तो वो है पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे अगर हम आ जाएं तो वो है सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। और अभी हम लोग कुछ सालों से देख रहे हैं कि हमारे और नेपाल के बीच में कुछ कुछ डिस्प्यूट्स हो रहा है, जिसमें से एक आप जानते हैं काला पानी, ठीक है। तो उस पर भी एक चर्चा होगा, जब नेपाल से रिलेटेड हम क्लास लेंगे तो उसमें एक चर्चा करेंगे कि इंडो नेपाल का क्या डिस्प्यूट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं म्यांमार पे। तो म्यांमार अभी एक अनस्टेबल कंट्री हो गया है, अभी एक अनस्टेबल कंट्री है, अस्थिर है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आर्मी है, आर्मी ने कब्जा कर लिया है, वहां के आर्मी ने वहां के शासनों पे कब्जा कर लिया है, और वहां की जो हेड हुआ करती थी उनको हटा के कहीं ना कहीं अभी वहां के जो आर्मी चीफ हैं वो वहां पे रूल कर रहे हैं। तो हम लोग म्यांमार के साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं, और म्यांमार के साथ जो हमारा किलोमीटर में बॉर्डर शेयर होता है वो है एक 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और किन किन राज्यों के साथ हम म्यांमार का बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो सबसे पहला आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे आ जाता है नागालैंड, तीसरे पे मणिपुर, और चौथे पे मिजोरम। ये 4 राज्यों के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है हमारा। उसके अलावा अगर हम देख लें तो अगला जो देश है वो है भूटान। तो भूटान के साथ हमारा जो सीमा लगता है, किन किन राज्यों के साथ भूटान का और हमारा सीमा लगता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहां जान लेते हैं सिक्किम,
दूसरे नंबर पे हम जान लेते हैं आसाम, तीसरे नंबर पे हम जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पे हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है भूटान, तो इस पे भी एक चर्चा हो गया। उसके अलावा जो लास्ट जो कंट्री बचा हुआ है, जो लास्ट देश बचा हुआ है, वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हम लोग सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो है 106 किलोमीटर का। और यह किस यूनियन टेरिटरी, किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ हम करते हैं, वो क्या है? तो वो हो जाता है लद्दाख। वो हो जाता है लद्दाख। लद्दाख के साथ कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अब बॉर्डर शेयर करता है। पहले वो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब हो जाता है लद्दाख। तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि पूरे इंडिया के आसपास में कितने देश हैं, उनके साथ कैसा सीमा साझा किया जाता है, ये सारा हम लोगों ने देख लिया। अब एक थोड़ा सा जो हम लोग फोकस डालते हैं वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर। इसलिए ये फोकस डाला गया है क्योंकि ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। तो जिसमें से जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, वो है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर को बोला जाता है समर कैपिटल और जम्मू को बोला जाता है विंटर कैपिटल। लद्दाख का जो कैपिटल है वो है लेह। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर कितना है हमारा, जिसमें से जो कुछ भाग हैं जो पाकिस्तान के पास है, कुछ भाग ऐसे भी हैं जो चाइना के पास है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो समझ लीजिए कि ये जो है ये 100% है, 100% है। 100% में से जो 30% है, 30% भाग जो है वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और जिस लाइन जो विभाजन करता है, भाग करता है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख और जो POK वाला पार्ट है, उस लाइन को हम बोल देते हैं LOC। उस लाइन को हम बोल देते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और जो 10% भाग है, 10% जो भाग है वह चाइना के पास है और इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, अब जो आप जो देख रहे होंगे लास्ट साल और 1.5 साल के अंदर में जो एक डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड था, वो थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो भाग है, इस भाग को, ये जो लाइन जो ड्रॉ किया गया है, जो हमारे लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, इसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इस भाग में जो अभी का जो डिस्प्यूट है, जिसपे कुछ समय पहले जो डिस्प्यूट चला आ रहा था, वो विवाद जो था, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें एक्चुअली देखिए क्या है, एक लेक है, यहां एक झील है जिसको हम बोलते हैं पैंगसो झील। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे तो यहां पे जो थे हुंगसुंग वांगडू, वो इसी जगह पे अपना एक्सपेरिमेंट करते थे और यहीं आके रह गए थे। तो आप लोग इस झील को मूवी के आधार पे जानते होंगे। ठीक है, तो इसी झील के पास में एक, समझिए, माउंटेन या फिर रेंज का एक टिला है जो 8 है, जिसमें से ये वो एक एक पॉइंट नाम रख दिया गया है, 1.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके दिया गया है। तो उनमें से जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट तक इंडिया का पार्ट है, हमारे देश का पार्ट है जो लद्दाख में आता है। बाकी का जो 4 है वो अक्साई चीन में आता है। ठीक है, ऐसे मानिए तो ये पूरा का पूरा ही हमारा है। ये हम लोग को मानना होगा, ये पूरा का पूरा ही हमारा है, आज नहीं तो कल इसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो अब हुआ क्या कि यहां पे जो बॉर्डर लाइन डिसाइड जब किया गया था, उस समय ये बोला गया कि जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट के इधर तक इंडिया का क्षेत्र है और उसके बाद का जो है वो चाइना का है। लेकिन क्या हुआ कि चाइना की जो आर्मी है उसका इन्फिल्ट्रेशन इधर हुआ और ये दूसरे पॉइंट तक आ गए और उन्होंने ये बोला
कि ये जो पहला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट तक ही इंडिया का क्षेत्र है, हमारे भारत का क्षेत्र है, उसके आगे इंडियन आर्मी नहीं आएगी। लेकिन इसी पे विवाद था, इसी चीज पे विवाद था जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं चाइना इसी जगह पे अपना कैंप बना लिया है और कोशिश कर रहा है कि इस क्षेत्र को भी वो अपने में ले ले, और साथ साथ जो पैंगसो झील है वो भी वो अपने में ले ले। लेकिन हम लोग भी छोड़ने वाले तो है नहीं, और इस चीज पे विवाद चला आ रहा है। लेकिन यह नहीं समझ में आता कि इंडिया क्लियर क्यों नहीं करता। चाइना अगर यह बोलता है, चाइना अगर क्लियरली हमें यह बोलता है कि यह हमारा पार्ट है, तो हम लोग भी खड़ा होकर यह बोल सकते हैं कि बीजिंग तक का पार्ट हमारा है। ठीक है, अब वो है नहीं है वो अलग बात है, बोल सकते हैं ना, एक बार बोल सकते हैं डराने के लिए, उनको डर होना चाहिए। अगर वैसे देखा जाए तो तिब्बत का पार्ट भी चाइना का थोड़ी ना है, चाइना का थोड़ी ना है, वो कब्जाया हुआ है, लेकिन वो आज अधिकार जमा रहा है। अब वो धीरे धीरे कोशिश क्या करता है, तिब्बत के तहत वो कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश घुस जाए, उत्तराखंड में हम घुस जाएं, हिमाचल में घुस जाएं, तो घुसने तो नहीं देंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन हमें भी बोलना होगा, हमें भी सामने से बोलना होगा कि यह जो है ये इसके आगे भी हमारा है और यह भी हमारा है, और मानिए तो बीजिंग तक हमारा है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा फैक्ट्स पे आ जाते हैं। वो ये है कि अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है आज के डेट में। हमें हमारा देखा जाए तो अब टोटल जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। अब आप इसके पहले जानते थे कि 7 था, और 2 जुड़ गया तो हो जाना चाहिए था 9, है ना। लेकिन एक और चीज जानिएगा, आप नाम जानते होंगे दमन एंड दीव, और एक नाम दादर एंड नागर हवेली। यह दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, यह दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, और अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो वैसे आप काउंट कीजिएगा अगर अपने उंगली पे, तो देखिएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली 4 हो गया, पौंडीचेरी 5 हो गया, लक्षद्वीप 6 हो गया, अंडमान निकोबार 7 हो गया, और 8वां जो हमने बोर्ड पे लिखा है दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास 8 है। ठीक है, अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें, तो जम्मू कश्मीर को से 370 हटा दिया गया, 370 हटा दिया गया। और ये कब हटाया गया, तो 5 अगस्त को ये हटाया गया, और इसके बाद से इसे क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो फिलहाल में आया है वह यह है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां असेंबली नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है लद्दाख, वो है लद्दाख। अब परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन आयोग जो है वह इस चीज पे, इसके सीट्स पे चाहे वो आप लोकसभा सीट्स ले लीजिए, राज्यसभा सीट ले, इसमें एक चेंजेस होने वाला है, और यह निश्चित है कि यह होगा। ठीक है, यह निश्चित है कि यह होगा, वो चाहे आप कुछ महीनों में देख लें या कुछ सालों के अंदर में यह होने वाला है। अब एक चीज आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो 370 हटा है, यह जो 370 हटा है, तो ये 370 हटने का सबसे बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं अगर हम देखें, सबसे बड़ा श्रेय तो एक हम मानते हैं अभी की जो प्रेजेंट सरकार है उनको जाता है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यह भी हमको मानना होगा कि यहां के लोगों को भी हम कहीं ना कहीं इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यह लोग ही सहयोग करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चलाने में, यह लोग ही सहयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं यह बेहतरी के लिए ही किया गया है। और यह लिख के ले लीजिए कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले जैसा नहीं रहेगा, और इसमें बदलाव बहुत जल्द हम लोग देखेंगे। और एक चीज और समझिएगा कि पहले बोलते थे कि जम्मू कश्मीर में जाके हम जमीन नहीं ले सकते हैं, तो अब आराम से जाके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और एक थोड़ा सा हम डिस्कस वो ये करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जब डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ में अक्साई चीन की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, चाइना की जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक आता है रूल जिसको हम बोलते हैं
फिंगर थंब पॉलिसी, ये क्या है? 5 फिंगर थंब पॉलिसी है क्या? तो 5 फिंगर थंब पॉलिसी एक्चुअली ये है कि चाइना ये कर रहा है कि वह तिब्बत पे कब्जा कर चुका है, और वह कब किया है? वो है इन द ईयर 1959। 1959 में वहां के हेड थे दलाई लामा, उनको हटा के कहीं ना कहीं अब चाइना उस पर कब्जा कर चुका है। और यह एक बात करता है 5 फिंगर पॉलिसी की, जिसमें वो यह बोलता है कि जो तिब्बत है वो हमारा पाम है, और साथ में 5 फिंगर की बात करता है, जिसमें से एक लद्दाख एक पार्ट है, उसके अलावा उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, उसके अलावा सिक्किम के क्षेत्र हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, और नेपाल के साथ साथ वो क्षेत्र भी वो लेने की कोशिश करेगा। और उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसपे अभी भी हमारे साथ डिस्प्यूट चला आ रहा है। ठीक है, तो यह पूरा हो गया एक व्याख्यान जम्मू कश्मीर को लेके। अब ये तो पॉलिटिकल तरीके से हमने बताया है, कभी एक और क्लास हुआ तो इसमें एक ओवरऑल सिनेरियो हम 370 क्यों हटा, 370 में क्या था, किस तरीके से उसमें चेंजेस आया, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है, वो सारे चीजें पे एक चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, तो जो अगला अब है वह हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व उत्तर राज्य, और इसी को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। इसी को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। और ऐसा भी है कि हमारे एक सर थे, उनको यह इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप बताइए 7 सिस्टर्स में कौन कौन सी राज्य आता है, कौन कौन से राज्य आते हैं, और उन्होंने साथ में सिक्किम भी बता दिया था, और यही उनका कारण बना इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होने का। तो ये सिक्किम नहीं है, सिक्किम इसमें नहीं आता है। अब हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है नागालैंड, पांचवा है मणिपुर, छठा है त्रिपुरा, और सातवां है मिजोरम। अब कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जिनको इस स्टेट्स का कैपिटल भी नहीं पता होगा, क्योंकि थोड़ा टफ है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस पे बहुत ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसके कैपिटल को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है ईटानगर। ठीक है, नागालैंड का जो कैपिटल है वो है कोहिमा। मणिपुर का जो कैपिटल है, मणिपुर की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है इंफाल। जो हम लोग मिजोरम की बात करते हैं उसका कैपिटल है आइजवाल, और त्रिपुरा के कैपिटल है आगरतला। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। आसाम का कैपिटल है दिसपुर। कोई गुवाहाटी मत मारिएगा, आसाम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। तो यह एक छोटा सा ये है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा यह पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन सी राज्य आते हैं, तो वो यह राज्य हैं। ठीक है, चलिए तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए निकलते हैं, और अब बात करने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी की बात की थी, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में कुछ को तो बस नाम जानना है, वो एग्जाम में उतना उससे नहीं पूछा जाता है डिटेल, लेकिन कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका नाम भी पूछा जाता है और जिसके बारे में डिटेल भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमें तो एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला एक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो है अंडमान निकोबार को। वह हम देखने की कोशिश करेंगे अंडमान और निकोबार को। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा हम बताते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी, या फिर पहले इसको बोला जाता था पौंडीचेरी। तो जो पौंडीचेरी है उससे अभी रिसेंट में यूपी पीसीएस के सबऑर्डिनेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किन किन राज्यों में जो पौंडीचेरी है या फिर पुडुचेरी है वो फैला हुआ है, कितने राज्यों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला 3,
अब नाम भी जानना जरूरी है। तो एक है केरला, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो इसमें अब जो हमारा जो पुडुचेरी है या फिर पौंडीचेरी इसको बोलेंगे, तो ये 4 भागों में टूटा हुआ है। इसका 4 भाग है। उस चारों भागों को हम लोग को देख लेना है एक बार, और चारों भागों का नाम हमें जानना जरूरी है। ठीक है, चारों भागों का नाम जानना हमारे लिए जरूरी है, जिसमें जो पहला सबसे पहला नाम है वो है यनम। यनम पुडुचेरी में पहला नाम आप देख लीजिए। आपको पहले भी बोले कि 4 भाग में पुडुचेरी टूटा हुआ है, उसमें से पहला हो जाएगा यनम। यह यनम कहां स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके अलावा अब जब थोड़ा नीचे आइएगा, आंध्र प्रदेश से थोड़ा नीचे आइएगा तो आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 2 है, पुडुचेरी का 2 भाग तमिलनाडु में है। उस दोनों का नाम हमें जानना है। एक को हम बोलते हैं पुडुचेरी, वही मेन है। चारों में जो सबसे मेन है और सबसे बड़ा है वो पुडुचेरी ही है। ठीक है, तो दूसरे वाले का नाम ही पुडुचेरी है और वह तमिलनाडु में स्थित है। जो तीसरा वाला है उसका नाम है कराईकाल। तीसरे वाले का नाम है कराईकाल और यह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। चौथे वाले का नाम है माहे और यह केरला में है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में पूछा गया है, उसलिए एक छोटा डिस्कशन जरूरी था। अब हम लोग आ जाते हैं जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब हम लोग यह भी जानने की कोशिश यह करेंगे कि जो अंडमान है और निकोबार है, जो अंडमान है और जो निकोबार है, यह दोनों कुछ भागों में टूटा हुआ है। कुछ भागों में टूटा हुआ है। इस भागों का नाम भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इस पार्ट्स का नाम भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये कौन से भाग में स्थित है। उसके अलावा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन भागों में सबसे बड़ा कौन है, इन भागों में सबसे छोटा कौन है, कौन सा चीज कहां स्थित है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां भी एक आइलैंड है, वह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, यह मैप है अंडमान और निकोबार का। ये हमारा जो भारत है, इधर से अगर देखें, अगर हम अपने तरफ से खड़ा होकर देखें तो दाहिने तरफ है, मतलब बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यह स्थित है। और कहीं ना कहीं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यह बोला जाता है कि यह हिमालय का एक्सटेंशन है, यह हिमालय का एक्सटेंशन है। और आप अगर देखिएगा तो हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड के तरफ आता है तो उसको नागा हिल बोल देते हैं। वही जब नीचे चला जाता है म्यांमार के तरफ तो उसको हम बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा, तो बोला जाता है यह अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है और अराकान योमा अपने आप में एक हिमालय का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 4 भाग में टूटा हुआ है अंडमान और 3 भाग में टूटा हुआ है निकोबार। ठीक है, तो जो पहला है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ निकोबार या फिर नॉर्थ अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान। ठीक है, जो पहला है। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं मिडिल अंडमान या फिर मध्य अंडमान। ठीक है, जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं साउथ अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान। उसके बाद जो है उसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान या फिर छोटी अंडमान। तो आप लिटिल अंडमान इंग्लिश के फॉर्म में ही पढ़ने का इसको कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह नाम जो है वो इंग्लिश के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो निकोबार है, वो निकोबार 3 भागों में टूटा हुआ है। जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, जो सबसे ऊपर आपको दिखेगा वह होगा कार निकोबार। आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है कार निकोबार। ठीक है, उसके बाद है लिटिल निकोबार, आपको यहां लिखा हुआ दिखेगा लिटिल निकोबार। और जो तीसरा है वो है ग्रेटर निकोबार, जो सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में यह पूछ ले कि सारों में सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो वो है ग्रेटर निकोबार। यह चीज समझ में आपको आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल जाने की कोशिश करते हैं। पहले यह समझते हैं
कि यहां पे आप कुछ देख रहे होंगे, यहां हम कुछ डॉट किए हैं, वो क्या है? इसको हम बोलते हैं कोकोस आइलैंड। अब ये है क्या? पहले ये कभी हमारा ही हुआ करता था, पहले ये कभी हमारा ही हुआ करता था, लेकिन इसे हमने म्यांमार को दे दिया, इसे हमने म्यांमार को दे दिया। और कहीं ना कहीं नेहरू जी का इसमें हाथ था। नेहरू जी ने यह कोकोस जो आइलैंड है यह म्यांमार को दे दिया। और आज के डेट में हम यह देखते हैं कि चाइना का एक मिलिट्री बेस है इस कोकोस आइलैंड पे। तो यह हमारे लिए बहुत घातक है, हाँ, यह हमारे लिए बहुत घातक है। कहीं ना कहीं हमें इस पे क्लेम करना चाहिए, इस पे हमें क्लेम करना चाहिए और इंडिया को अभी ही करना चाहिए, क्योंकि म्यांमार अभी अनस्टेबल है, म्यांमार अभी अस्थिर है, कोई सही से सरकार नहीं बना हुआ है, क्योंकि वहां पे अभी आर्मी का शासन है। तो अगर हम अभी दबाव देने का कोशिश करें, और म्यांमार पे पूरे वर्ल्ड का अभी दबाव है, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का अभी दबाव है, तो हम अगर दबाव देंगे तो कहीं ना कहीं यह कोकोस आइलैंड हमें वापस मिल जाएगा। और यह चाइना को दे दिया गया है, इसलिए हमारे लिए खतरा है। चाइना को पूर्णता नहीं दिया गया है, यहां पे मिलिट्री बेस स्थापित करने के लिए म्यांमार ने चाइना को दिया है। तो पहला हम लोग ऊपर से ये देख लिए। अब जो दूसरा है वो है नॉर्थ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान में जो यहां की सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक यह इसी नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मिडिल अंडमान है। यह मिडिल अंडमान पूरे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा है, पूरे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा है। यह इसलिए बताया जा रहा है कि 66th बीपीएससी में यह पूछा गया था कि जापान की जो 4 आइलैंड है, जापान का जो 4 द्वीप है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, तो अब शिफ्ट होके यहां भी आया जा सकता है, यह हमारा क्षेत्र है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैप से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ये छोटे छोटे चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा साउथ अंडमान। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा साउथ अंडमान। जो साउथ अंडमान है वहां पे दाहिने तरफ, उसके दाहिने तरफ एक आपको द्वीप दिखेगा जिसका नाम है हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम है हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, यह जो हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के अब रख दिया गया है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। अब ये क्यों रखा गया है, इस पे आपको अगर पता है या नहीं पता है तो एक छोटा सा स्टोरी आपको हम बता देते हैं। क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब जापान ने इस अंडमान निकोबार पे कब्जा कर लिया था। जो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों से इसे जापान ने ले लिया था। जब भारत हमारा आजाद हुआ, जब भारत आजाद हो रहा था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनको जब वो स्थित थे यहां पे इंडिया में थे, जब हमारे देश के आजादी के लिए काम कर रहे थे, उसी समय जापान ने यह अंडमान निकोबार को नेताजी को दिया था, कहीं ना कहीं इंडिया को दिया था। तब उस समय इस अंडमान और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज एंड शहीद द्वीप। स्वराज एंड शहीद द्वीप। इसको फिर बाद में इसका नाम अंडमान और निकोबार कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को रखने के लिए कि यह नाम कभी हुआ करता था, हमारे सरकार ने फिर से 2 आइलैंड का नाम रख दिया है इसके नाम पे। अब एक नाम जो हैवलॉक है उसको हम स्वराज द्वीप बोलते हैं, और एक है नील आइलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं शहीद द्वीप। ठीक है, उसके अलावा एक आइलैंड और है जिसको हम बोलते हैं रोज आइलैंड, रोज द्वीप। उसका नाम भी बदल के अब क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आते हैं इधर, तो हम लोग देखेंगे इसको, जो राजधानी है अंडमान निकोबार की
उसमें जो उसकी राजधानी है वो कौन से पार्ट में स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है अंडमान निकोबार के, तो वो है साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके अलावा आप देखेंगे कि न्यूज में कुछ दिन पहले एक ये भी था, ये क्या है, सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड ये क्या है, ये जो सेंटिनल आइलैंड है यहां पे वहां की एक जनजाति रखती है जिसको हम बोलते हैं सेंटिलीज। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक फॉरेनर यहां गया था विजिट करने के लिए यहां पे, और उनको मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि सबसे उग्र कोई जनजाति है तो वो सेंटिलीज है। वह हमारे पूरे भारत, पूरे दुनिया से अलग है, मतलब उसे अभी तक ये भी नहीं पता है कि अभी हो क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, इससे पहले एक बार जब क्या हुआ था, सुनामी आया था, सुनामी इंडोनेशिया में आया था और साथ साथ अंडमान निकोबार में भी आया था। ठीक है, उससे रिलेटेड आप एक स्टोरी जानते होंगे, एक नाम आते हैं, आप जानते हैं क्रिकेटर है जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। एक्चुअली क्या हुआ था, ये इसलिए हम बता रहे हैं कि यहां पे वो थे, इसी जगह पे अंडमान के साउथ अंडमान में वो थे, कुछ काम से गए हुए थे, और जब वो सुनामी आया उससे 10 या 15 मिनट पहले वो वहां से निकले थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस्मत अगर शेर है तो कोई भी बच सकता है। ठीक है, और देखिए कि यह जो आइलैंड है सेंटिलीज आइलैंड, ये न्यूज में इसी कारण से था क्योंकि एक फॉरेनर को इन लोगों ने मार दिया था, और यह सबसे उग्र जनजाति है जो इस सेंटिलीज आइलैंड पे रहती है। ठीक है, उसके अलावा यह है कि हम लोग और थोड़ा सा डिटेल यह जानने की कोशिश करेंगे, वो यह है कि अंडमान और निकोबार को क्या अलग करता है, अंडमान और निकोबार को क्या अलग करता है, तो उसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, उसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यह लैटिट्यूड है, यह लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल कहीं ना कहीं अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और क्वेश्चन टफ करने के लिए अगर यह कर दे, क्वेश्चन टफ करने के लिए यह भी पूछा जा सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, तो वह भी है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब उसके अलावा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत में, हमारे भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है, सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट, और वो कहां है, ग्रेटर निकोबार में स्थित है, वो है ग्रेटर निकोबार में स्थित है। अगर हम बोल दें कि मेन आइलैंड का, मेन हमारा जो भारत का जो मेन क्षेत्र है, जो प्रमुख क्षेत्र है, यह तो क्या हो गया, यह एक आइलैंड है। अब यहां पे जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र का सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो वो है केप कैमोरिन, वो केरला में स्थित है। ठीक है, और अगर कन्याकुमारी भी दे दे तो आपको गलत नहीं करना है, अगर केप कैमोरिन की जगह पे कन्याकुमारी भी दे सकता है। ठीक है, इजी करने के लिए कन्याकुमारी दे देगा और टफ करने के लिए केप कैमोरिन लिख देगा। ठीक है, और अगर पूरे भारत का पूछा जाए तो उस केस में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए, लगता है सारा चीज कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा अंडमान और निकोबार के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम एक छोटा सा डिटेल देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो राजधानी है वो है कावरत्ती, जिसकी जो राजधानी है वो है कावरत्ती। अब इसमें यह देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें दो इंपॉर्टेंट है, बस ये एक हम समझने का यह कोशिश करेंगे, एक समझने का यह कोशिश करेंगे कि इस लक्षद्वीप के नीचे में एक देश है, एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है, तो उस कंट्री का नाम है मालदीव। अब क्वेश्चन यह पूछा जाता है एग्जाम में कि लक्षद्वीप से मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, लक्षद्वीप से मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मालदीव हो गया। मालदीव का कैपिटल माले है, और मालदीव से लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, तो वो है 8 डिग्री चैनल, तो वो है 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल है, उसके अलावा अगर एग्जाम में और टफ करने के लिए पूछ दे,
हो सकता है और थोड़ा क्वेश्चन को टफ करने का मन हो, तो उस केस में यह किया जा सकता है कि पूछ ले मिनिकॉय से मालदीव्स को कौन सी चैनल अलग करती है। तो मिनिकॉय से मालदीव्स को जो चैनल अलग करती है उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? तो वो है मिनिकॉय, वो है मिनिकॉय। मिनिकॉय पे कोई स्थित नहीं है, मिनिकॉय पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन यह सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का। उसके अलावा लक्षद्वीप से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कावरती से मिनिकॉय को, कावरती यहां है और यह मिनिकॉय है, तो कावरती से मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? वह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस केस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह है 9 डिग्री चैनल, यह है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो हम लोग 3 डिग्री या फिर चैनल या फिर लैटिट्यूड के बारे में जानने की कोशिश किए हैं। एक है 8 डिग्री, एक है 9 डिग्री और एक है 10 डिग्री। तो यहां पे एक छोटा सा हम लिख देते हैं, वो ये है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो वो आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं आइदर मिनिकॉय और मालदीव्स को, या फिर लक्षद्वीप और मालदीव्स को, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आप एक और जानिए, वो है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो उसमें हम लोग बताएंगे लक्षद्वीप का ही 2 द्वीप है, लक्षद्वीप का ही 2 आइलैंड है, जिसमें से एक है कावरती जो इसकी राजधानी है वह, और मिनिकॉय, इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। अब जो तीसरा एक डिग्री है, इसी तीनों में क्वेश्चन आता है डिग्री के केस में। तीसरा जो डिग्री है वो क्या है? तीसरा डिग्री, आप इस तरफ आ जाइए, जो एक और इसके पहले जो आइलैंड के बारे में हम चर्चा किए थे, जो द्वीप के बारे में हम चर्चा किए थे, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान से निकोबार को अलग करती है ये 10 डिग्री चैनल। अंडमान से निकोबार को अलग करती है ये 10 डिग्री चैनल। और अगर क्वेश्चन और टफ किया जाए, जो एग्जामिनर है उसका मन है कि और ज्यादा स्टूडेंट को हम परेशान करें, तो उस केस में पूछा यह भी जा सकता है, उस केस में नाम दे दिया जाए, उस केस में नाम अगर दे दिया जाए कि अंडमान के जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है, और कार निकोबार है, निकोबार का जो कार निकोबार है, इसके कुछ देर पहले हमने बताया था कि कार निकोबार है, यह दोनों को कौन अलग करता है? तो इसमें भी 10 डिग्री चैनल ही आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है। तो ओवरऑल इससे ज्यादा लक्षद्वीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं, जो है कोरल रीफ, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, ठीक है। वह होता क्या है? एक्चुअली ये जो पूरा आइलैंड है, ये किस पे बसा हुआ है? तो ये कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति पे बसा हुआ है। तो पूछा जाता है एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि हमारे भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि प्रवाल भित्ति या फिर कोरल रीफ पे स्थित है? तो उस केस में आंसर आपका अगेन हो जाएगा लक्षद्वीप। तो हमें लगता है कि लक्षद्वीप से इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाता है। एक पूछा जाता है 8 डिग्री, एक 9 डिग्री। बहुत अगर इजी क्वेश्चन हुआ तो इसका कैपिटल, अगर थोड़ा सा टफ हुआ तो 8 डिग्री 9 डिग्री आ जाएगा, और अगर थोड़ा और टफ हो गया तो पूछ लेता है कि प्रवाल भित्ति पे स्थित कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अच्छा खासा कंटेंट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा और डिटेल जाने की कोशिश करेंगे, और हम यह बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य है जो कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन मतलब यह जो सीमा है जो पानी के साथ लगता है, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सी राज्य हैं इसके बारे में जानने की कोशिश हम लोग करते हैं और थोड़ा इस पे भी डिटेल आते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक हम पहले सीमा बना देते हैं। चलिए, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सारे राज्यों का नाम जानेंगे जो कि तटीय सीमा बनाता है, कोस्टल लाइन बनाता है। वो कौन कौन सी राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाता है, तो उस सारे को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कितने किलोमीटर का तटीय सीमा है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि टोटल कोस्टल लाइन जो है हमारे भारत में वह कितना है। तो वह है 7516 किलोमीटर, यह टोटल है। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान भी शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ मेन लैंड की बात करें, सिर्फ प्रमुख जो भूमि है हमारे भारत की उसकी बात करें, तो यह लगभग 6100 किलोमीटर की है। 6100 किलोमीटर का यह कोस्टल लाइन है। तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे राज्यों को जानने की कोशिश करेंगे और आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो सबसे पहला यहां आप देखेंगे तो यह कौन सा है? गुजरात। ठीक है, जो दूसरा गुजरात के बाद जो है वो है महाराष्ट्र। जस्ट महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा और देश हमारा राज्य है, छोटा सा एक और हमारा राज्य है जिसको हम बोलते हैं गोवा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोवा। इसके बाद जो आ जाता है, इसके बाद जो राज्य है जो जस्ट इसके नीचे है वो कौन सा है? तो वो है कर्नाटका। ठीक है, जो उसके बाद के जो राज्य हैं, उसके बाद के जो राज्य हैं कर्नाटका के बाद वो है केरला। वो है केरला। और उसके बाद का जो राज्य है जो हमारे भारत में ईस्टर्न कोस्ट या फिर पूर्वी कोस्ट के तरफ जो है, उसमें जो पहला है नीचे से वो है तमिलनाडु। वो है तमिलनाडु। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम आ जाएं, तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर का जो राज्य है, इस तरफ आ जाइएगा, इस तरफ जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। जो 8वां नंबर पे राज्य आ जाएगा इसके बाद तो वो है उड़ीसा। वो है उड़ीसा। जो 9वां नंबर पे राज्य है वो है यहां पे जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए, तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि टोटल 9 राज्य है जो तटीय सीमा बनाता है, कोस्टल लाइन बनाता है या फिर कोस्टल स्टेट्स कभी बोला जाए। ठीक है, तो उस केस में आ जाएगा टोटल 9 राज्य। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा अपनी कोस्टल लाइन या फिर तटीय सीमा इस तरफ भी बनाता है और इस तरफ भी बनाता है। इसका मतलब अरब सागर के तरफ भी वो कोस्टल उसका लाइन है, कोस्टल सीमा है या फिर तटीय सीमा है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी है। अकेला एक राज्य है जिसका जो सीमा है, कोस्टल लाइन है, वह दोनों तरफ है। आप इधर देखिएगा तो थोड़ा सा ये एक्सटेंड कीजिएगा, तो ये जो पूरा है आप देखिएगा तो ये पूरा जो है ये पूर्वी तरफ भी बनाता है और पश्चिमी तरफ भी बनाता है। ठीक है, तो यह राज्य है तमिलनाडु।
तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है, पता नहीं अभी किसी एग्जाम में यह पूछा नहीं गया है उतना, लेकिन यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्वी तरफ भी सीमा बनाता है, कोस्टल लाइन बनाता है, तटीय सीमा बनाता है, और पश्चिमी तरफ भी बनाता है, या फिर पूछा यह जाए कि अरब सागर के तरफ भी इसका कोस्टल लाइन है और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी है, तो यह है तमिलनाडु। ठीक है, तो हमें लगता है कि ओवरऑल हम लोगों ने एक देख लिया, हमारे आस पड़ोस के जो भी देश है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोगों ने देखा, हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल देखा। उसके बाद हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में देखा, अंडमान निकोबार के बारे में देखा, लक्षद्वीप के बारे में देखा, और उसके अलावा जो कोस्टल लाइन है, तटीय क्षेत्र है हमारे देश का, वह भी हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा एक टॉपिक हमने और देखा था, वो था 7 सिस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य 7 हैं, उस 7 का नाम हम लोगों ने देखा। उसके अलावा हमने यह भी बताया था कि कहीं ना कहीं जो हिमालय है उसी का एक्सटेंशन है अंडमान और निकोबार, और जिसमें से जो हम एक चीज और बताए थे वो यह था कि म्यांमार में एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं अराकान योमा, यह उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर यह जो पूरा क्लास है ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।